हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है हम लोग एक एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज जो है चला रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूं। प्लस अब से मैंने ये भी सोचा है कि उस पेज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जो एक पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जैसे एक चैप्टर है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन से, वो सभी के सभी जो है मैं आपको पीडीएफ के रूप में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप उसे जो है अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी एनसीईआरटी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके बाद अब हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 16.2 है। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है फूड का वो एकम्प्लिश होता है। एकम्प्लिश मतलब पूरा होता है बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, यानी यहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। अब डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा बकल कैविटी से ही चालू हो जाता है, और बकल कैविटी जो है डाइजेशन के प्रोसेस में दो मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। पहला वो है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी फूड को अच्छे तरीके से काटना, तोड़ना, चबाना। दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, यानी दूसरा काम जो बकल कैविटी का है वो क्या है, उसको अच्छी तरीके से स्वॉलो यानी इनगल्फ कर लेना, ठीक है, इसोफेगस के अंदर पहुंचा देना। और इसके बाद जो बकल कैविटी है उसके अंदर दो और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उसमें से एक है टीथ और एक है टंग, ठीक है। इन दोनों की मदद से जो है सलाइवा जो है अच्छी तरीके से मैस्टिकेटेड फूड के साथ मिक्स हो पाता है और वो जो है अच्छी तरीके से पास थ्रू हो पाता है, स्वॉलो हो पाता है। अब जो मैंने ये रेड कलर से मार्क कर रखी है लाइन, ये जो रेड कलर्ड है यानी ये अलग से ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। म्यूकस जो होता है हमारे सलाइवा के अंदर, अब आपको याद रखना है म्यूकस कहाँ होता है, सलाइवा के अंदर होता है। वो क्या करता है, लुब्रिकेशन के अंदर काम आता है और अडहेरिंग के अंदर काम आता है मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। जितने भी रेड लाइंस हैं उन सब से आज तक एक ना एक बार क्वेश्चन बन रखा है, इसीलिए, और फ्यूचर में भी बनने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने जो है इनको रेड कलर मार्क कर रखा है। अब जो हमारे पास बोलस है वो जो है फर्दर कन्वे हो जाता है फेरिंग्स के अंदर, और उसके बाद जो है ये ईसोफेगस में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग को ही क्या बोला जाता है, डेग्लूटिशन भी बोला जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब जो ये बोलस है, बोलस हमारा क्या है, जो भी फूड हमारा मैस्टिकेट हो चुका है ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर बाय द मेथड ऑफ टीथ एंड टंग, और उसके अंदर सलाइवा अच्छे से उसको एडहेयर कर चुका है, उसे हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। और स्टमक के अंदर जो फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है उसे काइम बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स हमें याद होने चाहिए। बोलस जो है फर्दर पास करता है ईसोफेगस से बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो फूड है हमारा ईसोफेगस से कहाँ पहुंचता है, स्टमक के अंदर। अब जैसे ही स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर जो है एक स्फिंक्टर लगा होता है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसे भी आपको याद रखना है। वैसे तो ये कॉमन चीज है, सबको पता होती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड। जो भी फूड यहां से आ रहा है उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो लेता है। जो फूड यहां अंदर आके स्टोर है ये दोबारा जो है बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर इसीलिए यहां पर स्टमक में प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है उसकी क्या क्या चीजें से मिलके बना है। जो सलाइवा है जो सिक्रीट होता है ओरल कैविटी के अंदर, वो क्या कंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहली चीज क्या कंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड आयन, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, और साथ ही में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम कौन सा, सलाइवरी अमाइलेस एंड लाइसोजाइम, ये दो तरीके के एंजाइम होते हैं। तो अब हमें याद रखना है, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है एंजाइम्स। एंजाइम कौन कौन से, सलाइवरी अमाइलेस और लाइसोजाइम। तो ये तीन चीजें ही हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कहां पर इनिशिएट होता है, ओरल कैविटी के अंदर ही होता है बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन। ये वर्ड याद रखना, हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। उसको क्या बोला जाता है, सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है।
तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है, हमारी जो माउथ में जितना भी स्टार्च है उसको हाइड्रोलाइज करता है, यानी उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए बोला जाता है हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच जो होता है उसका होता है 6.8, और ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, डायासैकेराइड के अंदर। लाइसोजाइम जो प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवा के अंदर, वो क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारे पास स्टार्च है, जो हम माउथ में खाना खाते हैं वो स्टार्च होता है, उसके ऊपर जब सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम लगता है तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, माल्टोस के अंदर। और माल्टोस क्या है, एक डायासैकेराइड है। क्या है, डायासैकेराइड है। अगर आपने मेरे बायोमोलिक्यूल्स की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अब जो हमारा स्टमक का म्यूकोसा लेयर है, पहले आपको ध्यान से समझना है किस लेयर की बात कर रहा हूँ, म्यूकोसा लेयर का। अगर आपने इस एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी है वो नहीं देखी है तो आप जो है इससे पीछे वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने एक एक हिस्टोलॉजी बता रखी है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो म्यूकोसा लेयर है हमारे स्टमक की, उसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और अब जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर 3 मेजर टाइप के सेल होते हैं। कितने टाइप के सेल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले सेल का नाम है वो है म्यूकस नेक सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस नेक सेल को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स। तो कई जगह जो है आपको इसका जो नाम है वो गॉबलेट सेल्स के नाम से भी आएगा, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग जी सेल्स भी बोलते हैं, और जी सेल्स जो है सिक्रीटिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, ये जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, बट ये जो है हमें याद रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड टाइप के जो सेल्स हैं वो है पेप्टिक और चीफ सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। स्टमक के अंदर हमें पता है कौन सा एंजाइम निकलता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। अब ये जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, ये जब एक्टिव फेज में आता है, जब इसके ऊपर HCl लगता है तो ये एक्टिवेट होकर क्या बना लेता है, पेप्सिन बना लेता है। और पेप्सिन फर्दर किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इस डाइजेशन जो है आगे किस तरीके से किस एंजाइम का होता है, किस सब्सटेंस का, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेल्स हैं वो है हमारे पास पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों ही टाइप के सेल्स हमें पता होने चाहिए। अब जो हमारा स्टमक है वो कितने घंटे तक फूड को स्टोर करके रखता है, 4 से 5 आवर्स तक। और जो फूड है हमारा मिक्स होता है थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। अब ये जो लाइन है काफी बच्चों को समझ नहीं आती। जब जो हमारा फूड है, जो हमारे स्टमक के अंदर फूड गया है, जब स्टमक के अंदर 4 से 5 आवर तक चर्निंग मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट का मतलब है स्टमक जो है बहुत ही हाईली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और गैस्ट्रिक जूसेस से जब पूरा मिक्स हो जाता है वो फूड, तो उस फूड को हम लोग कहते हैं काइम। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काइम होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए काइम जो है वो चीज है जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होने के बाद बनती है, ठीक है। हमारे बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन के बाद क्या बनता है, बोलस। स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद क्या बनता है, काइम। अब जो हमारा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, जैसे ही एक्सपोज होता है HCl से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर। आपको याद रखना है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन होता है। अब पेप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और मैंने आपको बताया था सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ आप देख सकते हैं सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। और जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। और वो जो है क्या है, हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जो कि क्या करता है, पेप्सिन जो है कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को। हमें याद रखना है किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स के अंदर। जो भी मैंने ब्लू कलर से लाइन आपकी मार्क कर रखी है, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स ही हैं। जो हमारे म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट है, जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। आपको याद रखना है गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है हमारे पास आपका एक म्यूकस प्रेजेंट होगा, प्लस जो है बाइकार्बोनेट आयन इन H3O-। ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड HCl। अब जो हमारा HCl है वो हमारे स्टमक की वॉल को इजीली जला सकता है। उससे बचाने के लिए हमारे पास 2
प्रोटेक्शन है, एक है म्यूकस की और एक है बाइकार्बोनेट आयन की, जो कि खुद गैस्ट्रिक जूस ही निकाल रहा होता है। HCl का काम क्या है, अब हमें ये देखना है। HCl जो है एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, दैट इज 1.8 पीएच, याद होना चाहिए। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, पेप्सिन काम तभी करेगा जब HCl का पीएच 1.8 होगा। रेनिन जो है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। अब जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रेनिन नाम से। रेनिन जो है आपको याद रखना है इन्फेंट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ओनली इन्फेंट्स, केवल और केवल इन्फेंट्स के अंदर। अब इन्फेंट्स क्या होते हैं? लेस देन 1 ईयर के बच्चे जो होते हैं उन्हें हम लोग इन्फेंट्स कहते हैं। अब रेनिन भी एक तरीका का क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी प्रोटियोलिटिक से हमें याद रखना है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि हमें गैस्ट्रिक जूस के अंदर देखने को मिलता है इन्फेंट्स के, जो कि क्या करता है? डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन का जो है ये डाइजेशन कराता है, ठीक है। और जो हमारा स्टमक है उसी के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में जो है हमें लाइपेसिस भी देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि कौन सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो है जनरेट होती हैं मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब मैंने आपको हिस्टोलॉजी पढ़ा रखी है तो आपको पता होगा मस्कुलरिस लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो मस्कुलरिस लेयर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर काफी सारे टाइप के मूवमेंट जनरेट होती है। और ये जो मूवमेंट है इसका काम क्या है? ये करती है थोरो मिक्सिंग ऑफ फूड, अच्छी तरीके से फूड को मिक्स करती है। जितने भी सिक्रीशंस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हुए होते हैं उनके साथ, जिससे कि जो डाइजेशन है पूरा प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या क्या चीजें जो है रिलीज होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी चीजें आपको बता रहा हूं मैं रिलीज होती है, जितने भी आपके जूसेस हैं वो सारे के सारे हमारे डुओडेनम रीजन के अंदर ही रिलीज होते हैं। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन का काम है, जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो हमारा कहाँ होता है? इलियम में होता है और जेजनम में होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि रिलीज, जितने भी जूसेस रिलीज होते हैं वो कहाँ? डुओडेनम में होते हैं, और जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम और जेजनम में होता है। तो अब आइए देखते हैं, जो बाइल जूस है हमारा, पेनक्रिएटिक जूस है और जो इंटेस्टिनल जूस है, ये सिक्रीशन है हमारी किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट? डुओडेनम वाला पार्ट। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, वहां पर पूछा जाएगा कि किस पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन में निकलता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रिएटिक जूस, और जो बाइल है हमारा जो कि रिलीज होता है हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट से। हमें पता है पेनक्रियाज और जो बाइल है इनका जो डक्ट है वो कनेक्ट होकर क्या बनाता है? हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट, जिससे जो है हमारे ये दोनों जूसेस डुओडेनम में रिलीज होते हैं। अब जो हमारा पेनक्रिएटिक जूस है उसके अंदर कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से पहला है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। उसके बाद है काइमोट्रिप्सिनोजन, उसके बाद है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसके बाद है अमाइलेसेस, फिर है लाइपेसेस, एंड देन जो है ये है न्यूक्लियेसेस, ठीक है। तो ये सारे जो है एंजाइम्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेनक्रिएटिक जूस के अंदर। अब पेनक्रिएटिक जूस के अंदर जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजन है, ये क्या है? एक इनएक्टिव एंजाइम है। अभी क्या है? करंटली ये इनएक्टिव है, जैसा कि हमें पता है ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। अब इस इनएक्टिव को एक्टिव बनाने के लिए एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। अब जो ये हमारा ट्रिप्सिनोजन है ये किससे एक्टिवेट होगा? इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है? एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम है। अब आपको पता होना चाहिए जो एंटेरोकाइनेज है ये कौन रिलीज करता है? इसे रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन खुद, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद जो है एंटेरोकाइनेज को रिलीज करता है। अब जैसे ही ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, एंटेरोकाइनेज उस पर लगेगा, और जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा है उसने एंटेरोकाइनेज को रिलीज किया है, और ये जो ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ट्रिप्सिन के अंदर। और अब जो ये ट्रिप्सिन है वो आगे एक्टिवेट करता जाएगा अदर्स हमारे जो एंजाइम है जो कि पेनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन हो गए, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हो गए। इन सारे एंजाइम को जो है ये आगे फर्दर एक्टिवेट कर देगा। कौन? ट्रिप्सिन कर देगा। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज, जिसे कौन रिलीज कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा इंटेस्टिनल म्यूकोसा है। उसके बाद जो ट्रिप्सिन है वो बाकी सारे अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है खुद ही पेनक्रिएटिक जूस के अंदर। अब जो नेक्स्ट टाइप का जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था उसका नाम है बाइल, ठीक है। अब हम लोग बाइल के बारे में पढ़ते हैं। बाइल जो है रिलीज होता है डुओडेनम के अंदर। क्या कंटेन करता है? बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है।
इन्हीं की वजह से जो हमारा स्टूल होता है या फिर जो हमारा यूरिन होता है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर आ जाता है। ठीक है, बाइल के अंदर आपको याद रखना है क्या क्या चीजें होती हैं। बाइल के अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, थर्ड होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, और जो लास्ट होता है उसके अंदर होता है फॉस्फोलिपिड्स। आपको एक पॉइंट यहाँ मैंने रेड मार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल के अंदर किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल का काम क्या है? फैट को इमल्सिफाई करना। इमल्सिफाई का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल वेसल्स। मान लीजिए ये एक फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल है, ठीक है, बिग है ये। अब इसके अंदर क्या होगा? बाइल जूस लगेगा यहाँ पर, जिसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन करने का। वो क्या कर देगा? इसको छोटे छोटे स्मॉल मिसल्स के अंदर तोड़ देगा, स्मॉल फैट मिसल। ठीक है, तो ये काम होता है बाइल का। बाइल जो है हमारा एक्टिवेट करता है लाइपेसिस को भी। लाइपेसिस जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। देखो जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर निकला हुआ है लाइपेसिस। अब इसको एक्टिवेट कौन करेगा? इसको जो है हमारा बाइल जूस एक्टिवेट करता है। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। प्रोटीन्स हैं, प्रोटियोसिस है और जो पेप्टोन्स हैं वो जो है पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी स्टमक के अंदर, बट कुछ परसेंट जो है प्रोटीन्स अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। तो बाकी बचे हुए प्रोटीन्स जो प्रोटियोसिस हैं और जो हमारे पेप्टोन्स हैं, ये तीनों जो है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं काइम के अंदर। काइम जो है हमारा स्टमक से आता है, जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, वो जो है रीच करता है इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके बाद जो है उसके ऊपर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का जो है एक्शन होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उन एंजाइम्स में से सबसे पहला है ट्रिप्सिन, और है काइमोट्रिप्सिन, और एक और है जिसका नाम है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। ये तीनों ही एंजाइम मिलकर प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और जो प्रोटियोसिस बचे हुए जितने भी टाइप के प्रोटीन्स हैं उन सबको कन्वर्ट कर देता है डाईपेप्टाइड्स के अंदर। किसके अंदर? डाईपेप्टाइड्स के अंदर। यानी आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस लगकर हमारे इन प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस को किस में कन्वर्ट कर देता है? डाईपेप्टाइड के अंदर। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुए थे 30%, अब बाकी जो 70% बचे हुए हैं काइम के अंदर, वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे बाय द पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डायासैकेराइड। यानी वहां पर तो 30% कन्वर्ट हो गया था, अब यहां पर बचा हुआ 70% कन्वर्ट होगा, जो कि पॉलीसैकेराइड जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, उसके ऊपर पैनक्रियाटिक अमाइलेज लगेगा और वो जो है डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है लास्ट बच गए हमारे फैट्स। तो आपसे कोई पूछे कि फैट का डाइजेशन होता कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए फैट का डाइजेशन डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट्स जो है ब्रोकन डाउन होते हैं लाइपेसिस के अंदर, सॉरी ब्रोक डाउन बाय लाइपेसिस। फैट्स जो है उनको तोड़ा जाता है लाइपेसिस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। बाइल क्या करेगा? लाइपेसिस को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो लाइपेसिस हैं वो फैट्स के ऊपर लग के क्या कर देंगे? उसे डाइग्लिसराइड के अंदर तोड़ देंगे, और डाइग्लिसराइड को फर्दर मोर किस में तोड़ दिया जाएगा? मोनोग्लिसराइड्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा। आई होप आपको जो है ये समझ आएगा। ये सारी प्रोसेस कहां पर चल रही है? ये सारी की सारी जो हमारी प्रोसेस है वो डुओडेनम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पर चल रही है। ठीक है, आपको जगह पता होनी चाहिए कि कहां पर हो रहा है और क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, बच गए हमारे न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो किसके ऊपर एक्ट करेंगे? न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करेंगे, और उससे क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे और न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगे। ये दो चीजें बनेंगी। तो न्यूक्लिक एसिड है, उसके ऊपर न्यूक्लियसिस नाम का एंजाइम लगा। अब कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियसिस को एक्टिवेट किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन ने किया है। किसने किया है? ट्रिप्सिन ने। और ट्रिप्सिन को फर्दर किसने एक्टिवेट किया था? एंटेरोकाइनेस ने, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप इसे समझ के। एनसीईआरटी की लाइंस और पैराग्राफ को समझना बहुत हार्ड है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन ठीक है, अगर आप समझ के करोगे तो सब हो जाएगा। न्यूक्लियसिस किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। अब जो एंजाइम है सक्कस एंटेरिकस के अंदर, अब आप जो है डुओडेनम वाले रीजन को हटा दो। डुओडेनम के अंदर जितना डाइजेशन होना था हो गया। अब बात आएगी हमारे जेजनम और इलियम की। तो जो एंजाइम है सक्कस एंटेरिकस के अंदर, वो एक्ट करेगा एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्युबल फॉर्म्स। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? सक्कस एंटेरिकस जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है। कौन यूज करता है? इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो हमारी इंटेस्टिनल म्यूकोसा होती है
ये रिलीज करती है सक्कस एंटेरिकस को, ठीक है। अब सक्कस एंटेरिकस जो है उसके अंदर ये सारे टाइप के एंजाइम्स आपको मिलेंगे, डाइपेप्टाइड्स, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेसेस, ये सभी तरीके के एंजाइम मिलेंगे जो कि हमारे जितने भी डाइजेस्टेड फूड हैं उनको अब एब्जॉर्ब कराने का काम आ गया है। तो एब्जॉर्ब ब्लड में कराना है तो हमें बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म में लाना होगा उन चीजों को। जैसे डाइपेप्टाइड है तो डाइपेप्टाइड के ऊपर डाइपेप्टाइडेजेस लगेंगे जो कि सक्कस एंटेरिकस प्रोवाइड कराएगा और इनको कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड के अंदर। हमें पता है प्रोटीन्स की जो सबसे सिंपलर फॉर्म है वो क्या है, अमाइनो एसिड। ये सब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा तो आप जाइए यूट्यूब पर टाइप कीजिए मिशन एजुकेशन बायोमोलिक्यूल्स, आपको मिल जाएगा। अब जो ये माल्टोस है, माल्टोस के ऊपर जैसे ही हम माल्टेज लगाते हैं जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, सक्कस एंटेरिकस, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे देगा आपको। और अगर आप लैक्टोज के ऊपर लगाते हैं तो वो आपको ग्लूकोज देगा और एक गैलेक्टोज देगा। सुक्रोज के ऊपर आप सुक्रेज लगाओगे तो ये आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देगा। न्यूक्लियोटाइड के ऊपर आप न्यूक्लियोटाइडेजेस लगाओगे तो ये आपको न्यूक्लियोसाइडेजेस देगा। न्यूक्लियोसाइडेजेस के ऊपर आप न्यूक्लियोसाइडेजेस लगाओगे तो शुगर्स प्लस बेस, यानी सबसे सिंपल फॉर्म। इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है न्यूक्लियोसाइड, आपको याद रखना, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से बनेगा शुगर प्लस बेसिस, ठीक है। तो आपको थर्ड और सबसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो आपको पता होना चाहिए वो होती है शुगर एंड बेसिस। होता है डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो कि हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी फैट से, वो उसके ऊपर लाइपेसेस फिर से एक्ट करेंगे और उसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ दिया जाएगा। अब जो ये फैटी एसिड और जो ये ग्लिसरॉल बना है ये जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है मिसेल फॉर्मेशन के थ्रू, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। जितना भी ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, जो भी हमने खाना खाया उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, जो भी हमने खाया है वो सब क्या है, एक तरीके से बायोमैक्रोमोलिक्यूल ही तो है, ठीक है। तो जो भी हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ है मेंशन्ड अबव, जो भी हमने पीछे किया है इन द डुओडेनम रीजन, देखो अब यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रही है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको हर जगह नहीं बताएगी सही चीजें, आपको खुद समझ में आना चाहिए। तो ये जो डुओडेनम रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर जो है ये सारा ब्रेकडाउन हो चुका है, एनसीईआरटी इस लाइन में यही कह रही है। और जो सिंपल सब्सटेंसेस है 10 फॉर्म, जितने भी सिंपल सब्सटेंसेस बने हैं, यानी जो हमारे अमाइनो एसिड हो गए, हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए, हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गए, ये सारे जो है कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं, जेजनम और इलियम वाले रीजन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड और जो अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं वो पास होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होगा वो कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोग सेलुलोस वाली चीज खाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग सेलुलोसिक चीज खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, भर भर के फाइबर होता है, ठीक है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए गुड, अच्छा होता है डाइटरी रिसोर्स में, लेकिन फाइबर जो है हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास एंजाइम, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, इसलिए हम लोग घास वाली चीजें नहीं खा सकते जो कि कैटल्स वगैरह खाती हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, आपको ये पॉइंट याद रखना है। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, पहला फंक्शन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला फंक्शन है वाटर एंड मिनरल्स और कुछ ड्रग्स होते हैं उनको जो है डाइजेस्ट करना, ठीक है। दूसरा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन होता है जो कि किसमें काम हेल्प करता है, एडहियरिंग द वेस्ट, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह इकट्ठा कर देना, वो उसमें किसका हेल्प आता है, म्यूकस का। जो हमने फूड मैस्टिकेट किया था उसको भी एक जगह इकट्ठा करने में किसका हेल्प था, म्यूकस का। तो आपको याद रखना है म्यूकस जहां आता है वहां एडहेरिंग चीज वर्ड तो यूज होगा ही होगा। अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को एक जगह एडहेयर किया जाता है और म्यूकस जो है उसे लिब्रिकेट करा के इजी पैसेज बनाता है जिससे जो है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीसिस, ठीक है। और ये जो फीसिस है वो कहाँ एंटर करती है, सीकम के अंदर। आप मेरे इससे पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल बता रखी है, कहाँ सीकम होता है, कहाँ असेंडिंग कॉलन होता है, कहाँ डिसेंडिंग कॉलन होता है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो ये फीसिस है वो किसमें एंटर कर जाती है, सीकम के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के। यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इलियोसिकल वेल्व, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलियोसिकल वेल्व जो है प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर को जो है वापस इलियम और जेजनम में नहीं आने देता, ठीक है। इट इज टेम्पररली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन,
जब तक कि उसका डिफिकेशन नहीं हो जाता, जो भी हमारी फीसिस है वो कहाँ स्टोर रहती है, रेक्टम के अंदर। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जो है हम लोग न्यूरल कंट्रोल देखने जा रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। तो जो हमारी एक्टिविटीज होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, वो किसके कंट्रोल में होती है? न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो हमारा साइट, स्मेल और जो प्रेजेंस होता है फूड का, जैसे ही हमारे पास आपने देखा है फूड की या तो स्मेल आती है या फिर हम उस फूड को देखते हैं, तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर स्टिमुलेशन होता है और जो सलाइवा है वो हमारा माउथ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे कि मैं अभी आपको बोलूं, आपके सामने मैंने कोई भी डेलिकेसी रख दी, जैसे कि समोसा रख दिया या फिर कुछ भी रख दिया जो भी आपको पसंद है, तो आपको क्या होगा? आपके माउथ में ऑटोमेटिकली सलाइवा आने लगेगा। तो ये क्या है? ये अंडर आवर नॉर्मल न्यूरल कंट्रोल है, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस होते हैं वो भी स्टिमुलेट इसी तरीके से होते हैं। जैसे ही हम कोई खाना देखते हैं या फिर हमारा खाना खाने का टाइम होता है, तो उस अकॉर्डिंग जो है हमारे न्यूरल सिग्नल्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं और इंटेस्टिनल जूस निकालते हैं। और यही जो हमारे जूसेस हैं वो क्या करते हैं? मस्कुलर एक्टिविटी जो है परफॉर्म कराने लगते हैं एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ही लंच का टाइम आता है, अगर आप लंच अपना स्किप कर रहे हैं तो आपके पेट में भूख लगने लगती है, ऑटोमेटिकली आपके पेट से आवाज भी आती है कई बार थोड़ी थोड़ी। वो क्या होता है? वो एक्चुअली में आपके एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट कर रही है आपके पेट के अंदर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइम वो तो डेवलप्ड है। तो न्यूरल सिग्नल के अकॉर्डिंग वहां तो हार्मोन, वहां पे तो जो जूसेस आने चाहिए वो आ गए, लेकिन हमने जो है वहां पर फूड नहीं दिया। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं या फिर जो उनकी मूवमेंट है वो सब के सब क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल एंड द सीएनएस, यानी कि हमारे अंडर न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल चल रहे हैं। अब जो हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हार्मोनल कंट्रोल जो होता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस का, वो कैरिड होता है लोकल हार्मोन्स के थ्रू। लोकल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जो गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा रिलीज करती है, वही जो है हमारे लोकल हार्मोन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी एनसीईआरटी कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आती, वो मैं आज आपको समझा के ही रहूंगा। वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। किस तरीके से जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उसका एब्जॉर्प्शन अब किस तरीके से हो रहा है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, वो पास करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू इनटू ब्लड और लिम्फ। यहां से यानी कि एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा से कहां जाएंगे? ब्लड के अंदर या फिर लिम्फ के अंदर, ठीक है। ये किस तरीके से कैरी होता है? इसके लिए तीन मूवमेंट्स तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड, ठीक है। ये तीन टाइप के मैकेनिज्म हमें हमारी बॉडी के अंदर हैं। अब ये तीनों टाइप के मैकेनिज्म आपने समझ रखे होंगे अगर आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स समझ रखा है तो, क्योंकि उस प्लांट के अंदर भी ये तीन टाइप की मूवमेंट्स हो रही होती है, ठीक है। बट आप चिंता मत करें, मैं यहां पर भी समझा दूंगा आपको। स्मॉल अमाउंट जो है हमारा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? यानी जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के कार्बोहाइड्रेट सेक्राइड्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड आयंस। ये किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। यानी ये जो है हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर पड़े हुए रहते हैं। उनका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा? उनका एब्जॉर्प्शन होगा सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कि हमारे ब्लड में जैसे ही उनकी कमी हो जाएगी ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की या फिर क्लोराइड आयंस की, तो जो हमारा इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर अगर ये इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड के अंदर कम है, तो ये ऑटोमेटिकली इंटेस्टिनल म्यूकोसा से कहां चले जाएंगे? सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। तो आप मेरे को बताइए इसमें क्या एटीपी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। क्या इसके अंदर किसी टाइप के कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके अंदर किसी भी टाइप के कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो पैसेज है केवल और केवल किसके अंदर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। यानी ब्लड में जब तक उसकी कंसंट्रेशन कम नहीं होगी तब तक इंटेस्टिनल म्यूकोसा से वो चीज जो है ब्लड के अंदर जाएगी ही नहीं। अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ जो सब्सटेंसेस है जैसे कि ग्लूकोज, अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया ग्लूकोज तो यहां पर भी था और ग्लूकोज यहां पर भी है। तो ग्लूकोज जो है दोनों तरीके से कर सकता है। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती है, उसके ऊपर ऐसे कैरियर प्रोटीन्स लगे होते हैं। इस प्रोटीन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है।
यानी अगर ये प्रोटीन ना रहे तो हमारा ट्रांसपोर्ट तो रुक जाएगा, इसीलिए जो है इसे कैरियर प्रोटीन बोला जाता है। और ये जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ये कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है और अमीनो एसिड का हो रहा है, किसकी वजह से, कैरियर प्रोटीन्स की वजह से। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब जो हमारे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अकर कैसे करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप समझ लीजिए कि आपके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, ऑलरेडी अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा है, बट स्टिल जो है हम लोग अपनी एनर्जी लगा करके जो है अब ब्लड के अंदर भेज रहे हैं। तो इसके अंदर क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, अमीनो एसिड जाता है, मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें जैसे सोडियम, सोडियम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर जाता है फ्रॉम किससे, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से, एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर बाय दिस मैकेनिज्म। यहां पर मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया था फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्यूबल है, इसीलिए जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता ब्लड के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होता है। अगर आपका इसका बिल्कुल डिटेल चाहिए तो आप जो है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आप इसे डिटेल्ड एनिमेशन के साथ में समझा दूंगा, बट यहाँ पर जो है मैं थ्योरेटिकली ही समझाने वाला हूँ। ये जो है फर्स्ट इनकॉर्पोरेट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, मिसल। अब मैंने आपको बताया था अगर कोई बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है, बिग फैट मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो वो टूट के छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फैट मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हो रखे हैं जिसे कि हम लोग फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बोल देते हैं जब इनके ऊपर लाइपेसिस का एक्शन पूरा हो जाता है। तो इस पे क्या होता है, विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये सबसे पहले कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर। अब इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर क्या होता है वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये जितने भी हमारे फैट मॉलिक्यूल्स बने हैं वो क्या हो जाते हैं, रीफॉर्म होते हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। जो मैंने आपको छोटे छोटे ये फैट के मिसल्स बताए, इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन ऐसे इसके ऊपर आके लग जाता है, इसके ऊपर आके क्या लग जाता है, प्रोटीन्स लग जाता है। तो एक्चुअली में जो हमारी बॉडी है उसको लगता है कि ये प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। और इसी फैट कोटेड ग्लोब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। फैट कोटेड ग्लोब्यूल को क्या बोला जाता है, काइलोमाइक्रोन बोला जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल्स के थ्रू। ये जो है डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते, लिम्फ की वेसल्स होती हैं इस तरीके से। इसके अंदर हमने पढ़ा है लैक्टियल्स होते हैं, इसके अंदर लिम्फ वेसल। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स है इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है सबसे पहले, ठीक है, लैक्टियल्स के अंदर जो कि विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिम्फ वेसल है अल्टीमेटली क्या करेगा, रिलीज कर देगा, एब्जॉर्ब, इसके अंदर जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब आप कराओगे ये सब अल्टीमेटली एंड में जाके किसको दे देगा, यहाँ पे एक मेन स्ट्रीम वाली ब्लड वेसल होगी उसके अंदर जाके रिलीज कर देगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप एक बार एनसीईआरटी एक बार खुद से पढ़ के देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन जो है सब्सटेंसेस का टेक प्लेस करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। हमें पता है कहां कहां पर होता है, माउथ के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर आपसे कोई पूछे तो वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आगे से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एब्जॉर्प्शन कहां होता है एलिमेंट्री कैनाल में, आपको बोलना है माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन्होंने हमें दे रखा है। माउथ के अंदर क्या क्या डाइजेस्ट होता है, कुछ ड्रग्स जो कि हम दवाइयां खाते हैं वो माउथ से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। कमिंग इनटू कांटेक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ, माउथ के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है उससे के साथ कांटेक्ट में आएंगे और डायरेक्टली वहां से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। एंड लोअर साइड ऑफ टंग, टंग के जो नीचे वाला एरिया है वहां पर भी जो है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमने देखा है वहां पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जहां पर जो डायरेक्टली जो है कोई भी ड्रग्स जा सकता है। स्टमक की बात करते हैं, स्टमक के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का होता है, थोड़ा होता है, ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही होने वाला है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल शुगर्स इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। स्मॉल शुगर्स जैसे कि क्या, छोटी शुगर्स जैसे कि हमारी, आप मान लीजिए मोनोग्लूकोज हो गया, ठीक है, सॉरी हमारे मोनोसैकेराइड हो गए, ये सारे डाइजेस्ट हो पाते हैं। यहाँ पर जो है अल्कोहल का डाइजेशन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अल्कोहल का डाइजेशन स्टमक में होता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गेन फॉर ऑब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है न्यूट्रिएंट्स का। अब जो ये डाइजेशन है ये कंप्लीट कहां पर होता है, यहीं पर होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले रीजन में। और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, जैसे कि हमारे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड हो गए,
वो सारे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द म्यूकोसा इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, कुछ मिनरल्स का और जो थोड़े बहुत ड्रग्स होते हैं उनका। जो हमारे जितने भी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं वो फाइनली कहाँ पर रीच कर जाते हैं, हमारे फाइनली ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा टिश्यूज पे पहुंच जाते हैं। जिन भी टिश्यूज को उस एब्जॉर्ब्ड फूड की जरूरत होती है, जैसे अमीनो एसिड्स की जरूरत हमारे मसल्स में होती है, ग्लूकोज की जरूरत जो है हमारी पूरी बॉडी में होती है, फैट की जरूरत हमारे ब्रेन को होती है। तो ये जितने भी हमारे पास एब्जॉर्ब्ड फूड है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, वो जहां भी नीड है वहां पर पहुंच जाता है उन टिश्यूज के पास, जो कि यूटिलाइज करते हैं उनको अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज। नेक्स्ट, जो ये हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट हैं, जो कि डाइजेशन के रूप में, डाइजेशन होने के बाद जो ये वेस्ट आए हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं इनटू कोहेरेंट फीसिस। कोहेरेंट मतलब एक जगह इकट्ठा होकर जो फीसिस इकट्ठा हो गई है वो रेक्टम के अंदर स्टोर्ड रहते हैं जब तक कि एक न्यूरल रिफ्लेक्स हमारा ब्रेन नहीं भेजता, यानी उनके अंदर अर्ज नहीं आता या फिर डिजायर नहीं आता फॉर इट्स रिमूवल। अब हमें पता है कि जो रेक्टम के थ्रू वेस्ट रिमूवल होता है वो किस तरीके से होता है, वो जो है हमारे अंडर कंट्रोल होता है, अगर हम लोग चाहे तो ही होगा, ठीक है। और जो ये इजेक्शन ऑफ फीसिस है टू आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, इसे क्या बोला जाता है, डिफिकेशन बोला जाता है। और जो हमारा इंजेक्शन है फूड का इनटू द माउथ, उसे हम लोग डेग्लूटिशन बोलते हैं, ठीक है। इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस, यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया अभी कि वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, यानी ये जो है हमारे अंडर कंट्रोल होता है। इट इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज आती है वो है डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइन की जो ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये जो है सबसे कॉमन एलिमेंट है। और वो क्यों होता है, ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हमें पता है हमारे गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, कुछ गुड होते हैं और कुछ बैड होते हैं। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट, ये जो इन्फेक्शंस है कई बार पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कहीं का पानी पी लेते हैं या फिर कहीं का भी खाना खा लेते हैं तो उसके अंदर पैरासाइट भी होते हैं, जैसे कि टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया, एक्सेट्रा। इनकी वजह से जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अब जो फर्स्ट टाइप का मेजर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हिंदी में हम लोग पीलिया भी कहते हैं, कई जगह पे पीलिया भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा लीवर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट लीवर के ऊपर आता है। स्किन और जो आईज का कलर है वो क्या हो जाता है, येलो, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का जो पिगमेंट है वो अच्छी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा फीसिस और यूरिन के थ्रू, इसीलिए जो है वो हमारे ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हमारी जो स्किन और जो आईज का कलर है वो येलो हो जाता है। डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है वॉमिटिंग। अब कई बार लोग सोचते हैं कि वॉमिटिंग एक्चुअली में होती कैसे है। वॉमिटिंग आपको याद रखना है एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, आपसे पूछ के नहीं होता, अचानक से हो जाता है, ठीक है। इट इज एन इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक में आपने जैसे कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ठीक है, तो अब जो है या फिर आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो एक्चुअली में क्या होगा, स्टमक का जितना भी कंटेंट है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला, मेड्यूला के अंदर एक पर्टिकुलरली सेंटर है वॉमिटिंग के लिए, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जैसे कि आपको पता है ये एक हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और एक जो है वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मैं एमओ से डिनोट कर देता हूं। तो ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है उसके अंदर एक वॉमिट सेंटर होता है, यानी फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स द वॉमिटिंग। आपने देखा होगा जैसे ही हमें वॉमिटिंग आने वाली होती है उससे पहले हमारे जो माउथ है उसके अंदर पूरा सलाइवा भर जाता है, तो एक नोजिया की फीलिंग होती है, हमें थोड़ी देर पहले ही पता लग जाने होता है कि हमें वॉमिटिंग होने वाली है, ठीक है। थर्ड होता है डायरिया। डायरिया क्या है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी जब हो जाती है हमारे बोवेल मूवमेंट की। बोवेल मूवमेंट जो यानी जो हम लोग स्टूल पास करते हैं उसकी जो मूवमेंट जो होती है इर्रेगुलर हो जाती है, और जो लिक्विड कंटेंट है फीसिस के अंदर वो जो है क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो अब हम उस केस को डायरिया कहते हैं। ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है फूड का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज।
कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा फूड है वो वेरी 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 लेस है डाइटरी फाइबर से। अगर हमारे फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स नहीं है तो क्या होगा? हमारे फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स नहीं है तो जो फीसिस है वो रिटेन ही रहेगी रेक्टम में, वो पास ही नहीं होगी, क्योंकि जो बोवल मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाएगा। जो हमारे पास डाइटरी फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से वो जो है पास आउट होता है हमारे रेक्टम के थ्रू। अब यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने वाला कुछ रहेगा नहीं, तो इसलिए कॉन्स्टिपेटेड ही रहेगी वो चीजें। नेक्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन एक कंडीशन है जिसके अंदर जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो कि हमें एक फुलनेस की फीलिंग देता है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं, मैदे की चीज खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो अगर अच्छे तरीके से, एक तो वो डाइजेस्ट होता नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो हम उसे खाते कम है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर लगता है हमने बहुत ज्यादा खा लिया है। ये कॉज क्या करता है? इंडाइजेशन कॉज करता है। आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। अब इसकी वजह से एंजाइम भी कम सिक्रीट होते हैं, इससे एंजाइटी भी हो सकती है, हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ओवर ईटिंग की भी शिकायत हो सकती है, स्पाइसी फूड, इन सब वजह से हमें इंडाइजेशन हो जाता है। आई होप आपको जो है चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी से बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो चाहिए तो आप जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और आप जो है अपना थोड़ा प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। वहाँ पर जो है मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।